Hi, welcome to Srajan India. Today is 28th of December 2019. Let us have a quick brief on today's newspaper, The Hindu. Look at this news article. Indian Air Force bids farewell to MiG-27 at ceremony in Jodhpur. Statehood soon to Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर का अभी यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया था और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दो नए यूनियन टेरिटरी फॉर्मेशन हुआ था। अब जम्मू एंड कश्मीर को हम फिर से यूनियन टेरिटरी से स्टेटहुड में कन्वर्ट करेंगे। इजराइल्स नेतन्याहू स्वीप्स पार्टी प्रिलिमिनरी इन री इलेक्शन बूस्ट। लुक एट दिस न्यूज़ आइटम, सॉल्विंग ट्रैफिक केओस की एजेंडा फॉर नेक्स्ट टर्म। ट्रैफिक दिल्ली में एक बहुत बड़ा मेनेस है। दिल्ली में ट्रैफिक होने के दो बड़े रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ वेहिकुलर पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई, कंजेशन है। देन सेकेंड इज़ प्लानिंग, रोड्स आर डिज़ाइन दैट कुड हैव बीन डिज़ाइन इन अ बेटर वे सो दैट जो ट्रैफिक के स्पॉट्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक बहुत कॉमन है, जैसे आईटीओ के आसपास ट्रैफिक होता ही होता है। सो दीज टू थिंग्स, वन इज़ व्हीकल एंड द सेकेंड इज़ प्लानिंग, दीज टू आर द प्राइमरी कॉज ऑफ ट्रैफिक इन दिल्ली। नाउ इससे रिलेटेड कल एक न्यूज़ आया था, कड़कट डूमा में ट्रांजिट ओरिएंटेड हब फॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांजिट ओरिएंटेड हब जो होगा दैट इज़ अ मॉडल ऑफ अर्बन प्लानिंग। यहाँ पे कॉम्यूट मतलब टू एंड फ्रो वर्क के लिए जो आपको करना पड़ता है, लाइक पीपल मूव फ्रॉम नोएडा टू दिल्ली टू गुड़गांव, दैट वुड बी लेस। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड अर्बन प्लानिंग इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। नाउ हियर Army Chief Bipin Rawat on Friday asserted that the Indian Armed Forces have the utmost respect for human rights and pointed out that the human rights cell in the Army headquarters was being upgraded to the level of a directorate. The armed forces not only ensure protection of human rights of our own people, मतलब आर्मी पीपल, बट ऑल्सो ऑफ एडवर्सरीज एंड डील विद द प्रिजनर्स ऑफ वॉर एज पर द जिनेवा कन्वेंशन। ये जो जिनेवा कन्वेंशन है दैट टॉक्स अबाउट जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, लाइक टू आर्मीज इफ आर फाइटिंग, देन इस आर्मी ने अगर सेकेंड आर्मी के पर्सनस को अगर कैप्चर कर लिया है वॉर के टाइम पे, देन those captured prisoners also demands certain respect under this Geneva Convention. Then so this is page number 1. Let us move to page number 2. In page number 2, look at this news item. Delhi Metro Museum turns 11. Launches exhibition on suicide prevention campaign. ये जो दिल्ली मेट्रो है इसको भी अब 17 ईयर्स हो गए हैं दिल्ली में ऑपरेट करते हुए। आज की डेट में इसके पास 271 स्टेशंस हैं, 373 इधर आपका इसका टोटल किलोमीटर लेंथ है। यहाँ 9 कलर लाइंस चल रही हैं, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, वॉयलेट, मैजेंटा, पिंक एंड देन ग्रे एंड देन एयरपोर्ट लाइन। सो दीज आर 9 lines which are being in operation in Delhi Metro. Now look at this image, this picture. A blanket of fog engulfs India Gate in New Delhi. नॉर्दर्न इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा विंटर हो रहा है, टेम्परेचर बहुत कम हो गया है। इसमें जो 3 टर्म्स होते हैं इसमें वी शुड नो अबाउट देम। फर्स्ट इज़ फॉग, सेकेंड इज़ मिस्ट एंड द थर्ड इज़ ड्यू। फॉग क्या होता है? फॉग ये होता है कि एयर में वाटर वेपर्स होते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स जब टेम्परेचर कम होने के कारण अर्थ सरफेस के आसपास एरोजोल फॉर्म में अगर मिलने लग जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉग। टेम्परेचर कम है, अर्थ का जो सरफेस है ग्राउंड के पास, ये वाटर ड्रॉपलेट्स एरोजोल फॉर्मेशन में मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं फॉग। ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं और आइस क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं। वाटर की 3 स्टेट्स हैं, या तो वो लिक्विड हो सकता है, या गैसेस मतलब वेपर्स फॉर्म में, या फिर वो सॉलिड मतलब आइस फॉर्म में हो सकता है। नाउ फॉग आर अ सब कैटेगरी ऑफ क्लाउड्स और फॉग में ये डिफरेंस होता है कि जो क्लाउड्स होते हैं ये हायर एलिवेशन पे मिलते हैं, अप स्काई में हायर एल्टीट्यूड में मिलते हैं, और जो क्लाउड्स होते हैं वो लोकलाइज नहीं होते। क्लाउड्स एक बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं, जबकि फॉग जो होता है वो लोकलाइज्ड में है। दिल्ली में है बट दिल्ली के एडजॉइनिंग एरिया में फॉग नहीं होगा। सो फॉग्स आर लोकलाइज्ड एंड क्लाउड्स आर नॉट लोकलाइज्ड। दिस इज द 2 डिफरेंस बिटवीन क्लाउड्स एंड फॉग।
फॉग डिफरेंट कैटेगरी हो सकती हैं, रेडिएशन फॉग्स होते हैं, एडवेक्शन फॉग होते हैं, वैली फॉग्स होते हैं, एट्सेट्रा। नाउ व्हाट इज मिस्ट? मिस्ट का भी मतलब यही होता है वाटर इन द एयर, बट ये वाटर डिस्पर्स्ड फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल, if it is cold outside, you blow the air from your mouth, तो एक धुआं टाइप निकल रहा है ना, दैट इज कॉल्ड मिस्ट। ये डिफरेंस होता है मिस्ट में और फॉग में। तो जब भी एयर मूव करती है, वार्म एयर फ्रॉम वार्म टू कोल्ड, तो मिस्ट फॉर्मेशन होता है, रिमेंबर दिस थिंग। तो ये एक सडन कूलिंग ऑफ एयर के कारण मिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है। मिस्ट फॉर्मेशन से विजिबिलिटी पुअर होती है। अच्छा, फॉग का जो किलोमीटर डिस्टेंस विजिबिलिटी होता है वो 1 किलोमीटर तक हो सकता है, विजिबिलिटी पुअर है। देन मिस्ट का जो होता है रेंज वो बहुत ज़्यादा होता है, 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा। मिस्ट यूजुअली आपको शोर्स मतलब जो सी एरियाज़ हैं उसके आसपास मिस्ट फॉर्मेशन मिलेगा, माउंटेन्स में आपको मिस्ट फॉर्मेशन मिलेगा। सो डोंट से दैट कि दिल्ली में मिस्ट है, दिल्ली में फॉग है। अब जो तीसरा टर्म आता है वो आता है ड्यू। Remember, in the morning, if you look at your cars or leaves, then you will see water droplets over there. This is dew. मॉर्निंग और इवनिंग में अब जो ड्यू है ये भी, इसमें क्या हो रहा है, इसमें वाटर वेपर का कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन मीन्स वेपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, वाटर वेपर। रीज़न इसका मैकेनिज्म क्या होगा कि टेम्परेचर कम होता है, एयर का टेम्परेचर कम होता है। कोल्डर एयर कैन नॉट होल्ड वाटर वेपर। एयर जितनी गर्म होती है, जितना उसका टेम्परेचर होता है, उतना ही ज़्यादा एयर की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। तो अगर एयर का टेम्परेचर कम हो गया है देन इट मीन्स उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई है। तो उस केस में ये जो वाटर वेपर है ये किसी ऑब्जेक्ट को फाइंड करेगा। ऑब्जेक्ट कुड बी योर कार और लीव्स और ग्रासेस, और वहाँ पे ये कंडेंस बन के ड्यू फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो ड्यू है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है तो ये ड्यू कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉस्ट पे। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉग, मिस्ट, ड्यू एंड फ्रॉस्ट। दिल्ली में फॉग है अभी बहुत। नाउ लुक एट दिस न्यूज़ आर्टिकल, बिग बिजनेसेस हैव अ प्रॉब्लम विद स्ट्रीट वेंडर्स। नाउ स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं? स्ट्रीट वेंडर्स लाइक जो हम रोड साइड शॉप्स देखते हैं, स्मॉल स्मॉल स्टॉल्स देखते हैं, ये सब स्ट्रीट वेंडर्स हैं। अब स्ट्रीट वेंडर्स को अक्सर प्रॉब्लम होती है बिकॉज इनकी शॉप का एरिया डिफाइन नहीं होता, इनके पास लाइसेंस नहीं होता, तो इनको कई बार सिविक म्यूनसिपैलिटी पर्सनल से, पुलिस से इनको कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है बिकॉज इनके पास कोई वैलिड पेपर्स नहीं होते हैं। देन 2014 में एक बिल आया था, बिल का नाम था स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग। ये 2014 का बिल है। इस बिल में ये बात किया कि एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी, आसपास के एरिया की एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी जो इनके एड्रेसेस को, स्ट्रीट वेंडर्स के इश्यूज़ को डिस्कस करेगी। जितने भी 14 प्लस के वेंडर्स हैं उनको एक सर्टिफिकेट मिलेंगे, एक पेपर मिलेगा जिससे दे कैन हैव सम क्लेम, दे कैन से दैट दे आर राइटफुली डूइंग देयर वेंडिंग बिजनेस इन दिस वेंडिंग एरियाज डिफाइन होंगे। अब इसमें टाउन वेंडिंग कमेटी का जो एक्ट बना, बिल से एक्ट बना, इसमें एक प्रॉब्लम ये हुआ कि इसमें जो टाउन वेंडिंग कमेटी है इसमें केवल 40% रिप्रेजेंटेटर्स जो वेंडर्स का प्रोविज़न था वो फॉलो नहीं हुआ। तो ये जो टाउन वेंडिंग कमेटी है ना, दिस इज़ फॉर वेंडर्स, बट इस टाउन वेंडिंग कमेटी का जो ऑपरेशन हो रहा है दे आर डन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, नॉट बाय दीज वेंडर्स। तो इसके कारण कई बार यहाँ पे दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। सो लुक एट दिस लाइन, अर्ज देम टू फैसिलिटेट अ सर्वे टू रिजॉल्व द इशू ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स बाय अथॉरिटी। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग विच वी शुड नो। सो दिस वॉज पेज नंबर 3. नाउ दिस इज पेज नंबर 4. Temperature Delhi plummets. What is the meaning of plummets? Air quality. We are continuously talking about air quality. Know about AQI, sulfur. What are the 8 pollutants which are counted for, and what are their categories? ये जो 6 categories है, know about it. Then National Green Tribunal. ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है ये एक ट्राइब्यूनल है, एनवायरनमेंटल रिलेटेड केसेस को देखता है। इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो दिल्ली में है। ये CRPC 1908 को नहीं फॉलो करके नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। नाउ दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग न्यूज़ आइटम।
maintain vigil on operation of Gurugram plant. This talks about solid waste management unit. Solid waste management unit. देखो, these are some facts like इंडिया में 62 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है. इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें प्लास्टिक्स होते हैं, ई वेस्ट होता है. ई वेस्ट लाइक आपने मोबाइल था, पुराना हो गया, आपने नया मोबाइल लिया, ये एक ई वेस्ट बन गया. मोबाइल मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हो सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन, कीबोर्ड्स, माउस, गैजेट्स, अदर गैजेट्स एट्सेट्रा. बायोमेडिकल वेस्ट होता है, हैजार्डस कंस्ट्रक्शन वेस्ट होते हैं. सो इन सब को हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट. 80% सॉलिड वेस्ट हम कलेक्ट करते हैं, 20% ही इस 80 में से प्रोसेस हो पाता है. तो MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 लेके आए थे, जिसमें बात किया था कि इन सॉलिड वेस्ट जो है इसका रीयूज, रिसाइकल और मैनेजमेंट कैसे किया जा सके. इसमें दीज आर सम पॉइंट्स विच यू शुड नो, लाइक वी नीड सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट. सेग्रीगेशन मीन्स अलग अलग करना. जैसे जो अभी सॉलिड वेस्ट हैं, आप इसमें जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको सेपरेट करो, और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको सेपरेट करो. तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो सेग्रीगेशन है ये सोर्स में होना ज़रूरी है. सोर्स मतलब जहाँ ये क्रिएट हो रहा है वेस्ट. आपके घर में क्रिएट हो रहा है अगर वेस्ट, तो देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेग्रीगेट दैट वेस्ट इनटू the categories that the government has mentioned. Then collection and disposal of sanitary waste is second thing. Third is collect back schemes and packaging. आप ऑर्डर कर रहे हो, फूड डिलीवरी है या फिर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और एनी डिलीवरी, इससे जो पैकेजिंग होती है ना वो भी बहुत बड़ा मेनेस है. इस पैकेजिंग को आपको देयर शुड बी सम प्रोविज़न वेयर यू कैन कलेक्ट बैक दिस packaging materials and reuse them. Then waste processing treatment should be there, compost should be promoted and chemicals should not be promoted. Use of chemicals should not be promoted. Waste to energy, waste से energy को आप generate करो. And monitoring, these 7 points are mentioned derived from this C solid waste management rule 2016 guidelines. Now इसमें reduce, reuse and recycle, कम करो इस्तेमाल, जो भी काम कर रहे हो उसको रीयूज़ करो और फिर उसको रिसाइकल भी करो. सो दिस वॉज अबाउट दिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. पेज नंबर 4. लुक एट पेज नंबर 5. विलेजेस इन MP ओपोज रिमूवल ऑफ दिस श्राइन. ये बेतवा रिवर है. बेतवा रिवर रायसेन विंध्याचल से निकलती है और यमुना की एक ये ट्राइब्यूटरी है. ये इसमें एक है रातापानी सेंचुरी. ये रातापानी सेंचुरी टाइगर रिजर्व भी है और सेंचुरी भी है. कई बार ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से ओवरलैप भी होती हैं. अब यू शुड नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर. जो नेशनल पार्क होते हैं दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. नेशनल पार्क में ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन मूवमेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्ट्रिक्टेड, दे आर नॉट परमिटेड. ये प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इन्हें बनाया गया है. IUCN और वर्ल्ड कमीशन कंजर्वेशन की जो लिस्ट है उसमें ये प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी 2 में आते हैं. यहाँ कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है. सो नेशनल पार्क्स एट द टॉप. इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स का प्रोटेक्शन इसमें हाईएस्ट लेवल का है. देन आती है सेंचुरीज़. सेंचुरीज़ में आप ह्यूमन लाइवलीहुड एक रिस्ट्रिक्टेड वे में अलाउड रहता है, राइट. ये ह्यूमन एक्टिविटी को कंप्लीटली अनमॉनिटर्ड एक्टिविटी भी अलाउड नहीं है, बट आप वहाँ से लाइवलीहुड लाइक फॉरेस्ट प्रोड्यूस या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये सब वहाँ से ह्यूमन कलेक्ट कर सकते. देन आता है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर एक यूनिक कॉन्सेप्ट है. इसमें एक यूनाइटेड नेशंस का है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, यूनेस्को का है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इसका मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है. इसके थ्रू हमने बनाए हैं डिफरेंट बायोस्फीयर्स. यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स भी अलाउड होता है. इसमें 3 रीजन होते हैं, कोर, बफर एंड मार्जिनल एरिया, बाहर का एरिया. सो these are the difference between national park, sanctuaries and biosphere. So this was page number 5. The next is page number 6. The next is page number 7.
लुक एट दिस महादाई रिवर डिस्प्यूट, इसको मांडोवी भी बोलते हैं गोवा में। ये डिस्प्यूट अभी फिर से आ गया है। इसका पूरा हम एक बैक स्टोरी तुरंत देखते हैं। देखो, जो मांडोवी रिवर है ये 111 किलोमीटर लंबी है। ये वेस्टर्न घाट्स में निकलती है। कर्नाटका में इसका 35 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ये वेस्टवर्ड मूव कर रही है, मतलब टुवर्ड्स दिस अरेबियन सी, एंड ये जो मूव कर रही है गोवा में, दैट इज़ फॉर 76 लॉन्ग किलोमीटर्स, है ना। अब 80s में क्या हुआ कि एक मलप्रभा रिवर ट्रांसफ़र जो कर्नाटका है, कर्नाटका की जो दूसरी रिवर है इसका नाम है मलप्रभा। तो कर्नाटका ने ये सोचा कि इस मांडोवी रिवर से हम मलप्रभा रिवर में एक्सेस वाटर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसका गोवा ने ऑब्जेक्शन उठाया था। फिर ये केस फाइनली अभी सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो इसमें जो आपने वाटर डैम्स बनाने का जो प्रोविज़न था उस पे अभी, जैसे कालसा भंदूरी प्रोजेक्ट था, इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आने हैं, उसी के बाद आगे प्रोसीड होगा। मीनवाइल गोवा के पास 11 रिवर्स हैं अभी, और ये सारी रिवर्स सॉल्टी हैं एक्सेप्ट दिस मांडोवी। दैट इज़ वाई गोवा इज़ सो कंसर्न अबाउट द फ्लो ऑफ दिस रिवर। गोवा को नहीं चाहता कि वो मांडोवी का रिवर मलप्रभा रिवर में जाए, जिससे गोवा को फिर वाटर स्कार्सिटी हो, और गोवा का जो पानी है वो सॉल्टी हो जाएगा, और वहाँ पे फिशरीज और दूसरी अलाइड एक्टिविटीज़ हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सो दिस इज़ व्हाट गोवा इज़ क्लेमिंग, इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन होगा। ये महादई रिवर डिस्प्यूट है। नाउ इफ़ यू लुक एट हियर, इस आर्टिकल में यही बताया है कि अभी गोवा गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि आप इसमें कर्नाटका को परमिशन मत दो टू मेक फर्दर स्टोरेज डैम्स एंड अदर ways to transfer its water. Now look at this news item. कोंकण रेल टू बी इलेक्ट्रीफाइड इन 1 ईयर। कोंकण कहाँ है? ये वेस्टर्न घाट में है। ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में फैला हुआ है। ये जो ट्रैक है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है फॉर लेइंग डाउन द रेलवे ट्रैक्स, बिकॉज यहाँ पे फ्लड्स हैं, रिवर्स का फ्लो बहुत ज़्यादा है और वेस्टर्न घाट है, तो इसके कारण यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब यहाँ पे 1993 में कोंकण रेलवेज़ का फॉर्मेशन फर्स्ट ट्रायल स्टार्ट हुआ और 98 में कंप्लीट हो गया। आपको पता है ये जो ई श्रीधरन है, जिनको हम मेट्रो मैन भी कहते हैं, ही इज़ ऑल्सो द फोर्स बिहाइंड दिस कोंकण रेलवेज़। अब इसको जो कोंकण रेलवेज़ है इसको कम्प्लीटली इलेक्ट्रिफिकेशन करने का प्लान चल रहा है, और विद इन 1 ईयर ये कम्प्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाना चाहिए। देन दिस इज़ पेज नंबर 8. Look at this picture. This is a picture of कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू क्या है? ये एक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है जो कहाँ पे होता है? ओरिजिनेट हुआ है केरला में एंड डेट्स बैक टू द 3rd सेंचुरी। सी, डांस फॉर्म्स की बात करें तो डांस फॉर्म्स इंडिया में काफ़ी सारे हैं, जैसे ये कलारीपयट्टू है केरला का, सीलाम्बन इज़ इन तमिलनाडु, गटका इज़ इन पंजाब, मुष्टि युद्ध है, थोड़ा हिमाचल प्रदेश में होता है, थांगटा इन मणिपुर, देन लाठी खेल इज़ इन लाठी खेल इज़ इन बंगाल एंड देन पंजाब एरिया, हियर ये होता है। मर्दानी खेल इज़ इन महाराष्ट्र एंड परी खांड इज़ इन बिहार। दीज आर मार्शल आर्ट डांस फॉर्म्स, मतलब ये डांस कर रहे हैं बट इनके पोस्चर्स और मूवमेंट्स ऐसे होंगे दैट टेल्स अबाउट दिस फाइटिंग स्टाइल। लुक एट दिस पिक्चर नाउ। दिस इज़ अनदर पिक्चर, न्यूज़ आइटम, विंग्ड विजिटर्स फ्लॉक टू पुलिकट विद बर्ड वॉचर्स इन टो। ये पुलिकट कहाँ पर है? पुलिकट है आपकी नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में। ये यहाँ पर ही श्रीहरिकोटा भी है। श्रीहरिकोटा जहाँ से अपन सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, सतीश धवन सेंटर भी यहाँ पर है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर एरिया को फॉर्म करता है और यहाँ पे एनुअल फ्लैमिंगो फेस्टिवल। सो ये जो पुलिकट है, पुलिकट एक लगून है। लगून का मतलब होता है ये सी बॉडी है जो अंदर सेपरेट हो गई है इन द कॉन्टिनेंट, लैंड के अंदर आ गई है ये, तो दैट इज़ कॉल्ड लगून। सी वाटर के कनेक्शन के होने के कारण जो लगून होता है इसमें ब्रैकिश वाटर होता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है, फर्स्ट इज़ चिलिका ब्रैकिश वाटर की। सो दिस इज़ अबाउट पेज नंबर 8। देन दिस इज पेज नंबर 9। सी, हमने मिग 27 का हेडलाइन देखा था, मिग 27 फ्लाइज into the sunset in Jodhpur. With this, the Indian Air Force combat strength has fallen to 28 fighter squadrons.
वे बिलो द ऑथराइज्ड 42। इंडिया में 42 का सैंक्शन स्ट्रेंथ है। स्क्वाड्रन का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ लाइक एक यूनिट है ऑफ फाइटर दिस प्लेन्स का, फाइटर प्लेन्स का। सो ऐसे करके 42 यूनिट्स सैंक्शनड है, बट उस 42 में अभी हमारे पास 28 ही ऑपरेशन में हैं। टॉकिंग अबाउट द फाइटर जेट्स, वी नो 1999 का जो वॉर हीरो था वो था ये मिग 27। इसका जो बेस है वो जोधपुर में है। ये जब रिटायर होता है तो इसको एक वाटर कैनन से फेयरवेल दिया जाता है। दिस इज़ अ ट्रेडिशन इन दिस एविएशन। नाउ दिस वॉज अ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इंडिया में और कौन से कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं? कॉम्बैट का मतलब लड़ाई करने वाले, दे एक्चुअली गो एंड फाइट। दीज आर मिग 21, मिग 29, मिराज 2000, रफेल, जगुआर, तेजस, सुखोई 30। मिग 21, 29, सुखोई 30, तेजस, मिराज 2000, रफाल एंड जगुआर, दीज आर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसके अलावा जो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्लेन्स होते हैं लाइक एवॉक्स होते हैं, देन रिकोनासांस के लिए आपके एयरक्राफ्ट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स होते हैं। एट द सेम टाइम आर्मी की अपनी एक एविएशन यूनिट है जिसके पास हेलीकॉप्टर्स हैं लाइक ध्रुव, चेतक, चीता। नेवी के पास उनकी अपनी एविएशन यूनिट है। कोस्ट गार्ड्स के पास एविएशन यूनिट है। देन अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं, यूएवी। यूएवी का एग्जांपल है जैसे हेरोन और लक्ष्य, ये यूएवी हैं। ये हेरोन है, ये हमने इजराइल से लिया है। सो दिस इज़ अबाउट द फाइटर जेट्स एंड द अदर एयरक्राफ्ट्स विच आर इन ऑपरेशन। Then page number 10. This is an article, the ongoing article on citizenship, Citizenship Amendment Act, National Population Register, National Register of Indian Citizens. Let us have a quick brief. Already we have discussed about it in a lot. We have made a separate video also for this thing. इन ब्रीफ एनपीआर मतलब रेसिडेंस प्लस माइनस 6 मंथ, पॉपुलेशन रह रहे हो पिछले 6 महीने से, रहने वाले हो आगे वाले 6 महीने में इंडिया की टेरिटोरी में, देन यू हैव टू रजिस्टर। दिस इज कॉल्ड एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब आप रह रहे हो और सिटीजन हो, इसमें डिफरेंस होता है। सिटीजन के लिए रजिस्टर है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। देन सेंसस एक 10 एनुअल एक्सरसाइज है, हर 10 साल में होती है। ये फिर आता है आधार। आधार का मतलब ये है कि हु यू आर, आपकी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड आधार। ये जो स्कीम्स है ना, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये स्कीम सारी गवर्नमेंट स्पेसिफिक नहीं होती, ये एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफिक होती है। यूपीए 1, यूपीए 2, प्रीवियस गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट, ये सारी गवर्नमेंट्स इन सब स्कीम्स को फॉलो करने वाली हैं बिकॉज दीज आर रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर नेसेसरी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। और इन सब स्कीम्स का जो जेनेसिस था इनफैक्ट वो प्रीवियस गवर्नमेंट में था। सो वी कैन क्लियरली से दैट दीज आर नेसेसरी थिंग विच अ स्टेट वॉन्ट्स फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ इसमें ये लिखा है बर्डन ऑफ प्रूफ मस्ट नॉट बी ऑन द पीपल टू प्रूव देयर सिटीजनशिप, बिकॉज सिटीजनशिप का जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी कई बार अवेलेबिलिटी नहीं होती है। इसका हमने क्लासिक केस देखा था अभी, नेशनल रजिस्टर्स फॉर सिटीजनशिप इन असम में। अब असम का एक यूनिक केस इसलिए हुआ। अच्छा, एक बात और है कि जो एनआरसी है ये सबसे पहले 1951 में हुआ था। 1951 के बाद एनआरसी कभी नहीं हुआ। एनआरसी फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि असम के जो रीजन है उस रीजन में हमें एनआरसी कराना है, फिर उस रीजन में एक बार एनआरसी हुआ है। इसका रीज़न ये था कि जो 1971 में बांग्लादेश वॉर हुआ था, बहुत सारा फ्लक्स आया था माइग्रेशन का, तो सुप्रीम कोर्ट ने और फिर सब ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि वहाँ पे एक हम एनआरसी फॉर्मेशन करेंगे। सो इस आर्टिकल में मोस्टली यही बताया है कि हमें एनआरसी और एनपीआर से प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो प्रोसेस है दैट शुड बी स्मूथ। इसमें ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए ताकि जो जेन्युइन केसेस होते हैं वो एलिमिनेट नहीं हो और सिटीजन्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन का इन द एंड पर्पज़ होता है टू सर्व द people, to serve the citizens. So citizens should be the primary thing while making any policy or changes. अच्छा, इसमें दो चीज़ एक आपको पता होना चाहिए, एक होता है इन्फिल्ट्रेटर एंड सेकेंड इज़ रिफ्यूजी। रिफ्यूजी वो होते हैं जिनको फोर्स किया गया है बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल थिंग्स और बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल थिंग्स, वो मूव आउट हुए हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में।
ये लीगली आते हैं यूजुअली, और ये नोन होते हैं, छुप छुप के नहीं आते हैं ये। देन जो इनफिल्ट्रेटर्स होते हैं, ये स्टेल्थ होता है, ये छुप छुप के आते हैं, इलीगल तरीके से आते हैं। दे टेक एडवांटेज ऑफ पोरस बॉर्डर्स। नो दिस द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। ये जो डिसाइसिव शिफ्ट है, ये बात कर रहा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। सीडीएस एक नया मूव अभी है, एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनेगा, डीएमए। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जस्ट अंदर रहेगा, और ये डीएमए फिर ट्राई सर्विसेज को ब्रीफ करेगा, हेड करेगा। इस डीएमए का जो हेड होगा वो होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब इसमें ये बताया है कि हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक इथोस होता है, एक कल्चर होता है, एक प्रैक्टिस होती है। तो जब हम इंस्टीट्यूट्स को मर्ज करते हैं तो एक फ्रिक्शन होता है। जैसे बैंक्स का भी मर्जर हुआ था, एसबीआई के अलाइड बैंक्स को मर्ज किया। सो इससे सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा वो ये आएगा कि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन सब का एक अपना कल्चर है, डिफरेंट कल्चर है, वे ऑफ वर्किंग है, स्टाइल है। इन तीनों को अगर हम जॉइंटनेस ला रहे हैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग टास्क। इसलिए जो सीडीएस है, फर्स्ट सीडीएस को 3 इयर्स का टाइम दिया है, सो दैट इस 3 इयर्स में ये स्मूदन आउट कर देंगे और कंफर्टेबली इस प्रोसेस को अचीव कर पाएंगे। वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली, वी नीड टू बी क्विक टू रेस्पॉन्ड टू थ्रेट्स। दैट इज वाई दिस CDS is so important in the modern times. The job is strategic, requires personal supervision and cannot be left unfinished for the success to finish. इसीलिए हमने इन्हें 3 साल का टाइम दिया है। अच्छा, ये जो CDS हैं ये भी एक 4 स्टार जनरली हैं, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं वो भी 4 स्टार होते हैं। तो ये सब एक होंगे, बट ही वुड बी फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। इन सब में ये फर्स्ट होंगे, दैट वुड बी CDS। CDS जो होंगे वो COSC का भी हेड रहेंगे। लुक एट दिस आर्टिकल इन CAA नैरेटिव फाइंडिंग द जुडिशरीज लॉस्ट वॉइस। ये अचित प्रकाश शाह ने लिखा है। इसमें इन्होंने ये बताया है जुडिशरी हैज़ टू अप इट्स गेम। जुडिशरी को ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे और जो लॉज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रोके, एंड जुडिशरी अपना काम अच्छे से करे। दिस ऑल ही हैज़ टॉक्ड अबाउट इन दिस आर्टिकल। देन ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, हाउ नॉट टू काउंटर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। इस आर्टिकल को आप अपने से भी एक बार पढ़ना, दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल। इसमें ये लिखा है, ये जो अरुण कुमार हैं, अरुण कुमार जी हैं मैल्कम चेयर प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस न्यू दिल्ली में। ये ऑथर है ग्राउंड स्कॉचिंग टैक्स के बारे में। इन्होंने ये बताया है जो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमिक टर्मोइल हो रहा है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स चेंज हो रही है, और प्रेजेंट डे में हम इन डिफ़िकल्ट वाटर्स में कैसे मैनूवर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। The center and states are so short of resources that their fiscal deficit is burgeoning. Fiscal deficit मतलब जितना रेवेन्यू आ रहा है और जितना खर्चा हम कर रहे हैं दोनों में मिसमैच हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। अब ये जो मिसमैच हो रहा है इसको की भरपाई हम करेंगे लोन से, मतलब हमको वो पैसा कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। और ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये यूजुअली सरकारें डेफिसिट में ही चलती है, मतलब हम ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, बट इसका भी एक लिमिट होना चाहिए। 4%, 5% से ज़्यादा हम यूजुअली फिस्कल डेफिसिट नहीं जाने देते हैं। सो दिस फिस्कल डेफिसिट इज़ बर्जनिंग। दूसरी बात, जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी स्लो डाउन 2 टाइप से होता है, एक होता है साइक्लिकल एंड दूसरा होता है स्ट्रक्चरल। साइक्लिकल मतलब इट इज़ टेम्पररी, 1 या 2 क्वार्टर में ये फिर से बाउंस बैक हो जाएगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आती हैं जब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। जैसे 1991 से पहले, LPG से पहले हमारे स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स थे। सो इन्होंने ये बात किया है कि इकोनॉमी में साइक्लिक इश्यूज़ भी हैं और कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की भी हमें ज़रूरत है। यहाँ पे इन्होंने ये कुछ बातें बताई है। इम्पैक्ट ऑन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू अगर कम हो रहा है तो इससे क्या चेंजेस, इम्पैक्ट आ रहे हैं। This is written that private sector in its reaction to the slowdown has lost confidence and is investing less, which is only aggravating the economic crisis. Investment government की तरफ से तो आ रहा है, but private sector is not investing because they have lost confidence. Business confidence यहाँ पे एक term use किया है, consumer confidence and capacity utilization. These are some things which need to be taken care of. So इन सब चीज़ों से जो टैक्स रेवेन्यू का ग्रोथ है वो अफेक्ट हुआ है। इस पूरे पैराग्राफ में ही हैज़ एक्सप्लेन दैट जो टैक्स रेवेन्यू है ये सेंटर के पास आता है और सेंटर के पास जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिवोल्यूशन होता है स्टेट में। तो जो सेंटर के पास भी GST के चेंजेस के कारण और
कॉरपोरेट सेक्टर में जो अभी टैक्स रिलीफ्स हुए हैं, कॉरपोरेट रेट टैक्स कम किया है, इन सब के होने के कारण सेंटर के पास टैक्स रेवेन्यू कम आ रहा है और इसके कारण जो 42% डिवोल्यूशन होता है वो भी कम हो रहा है स्टेट्स में। बट जो सेंटर है, सेंटर ने आरबीआई से तो पैसे ले लिए थे बट स्टेट के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सो दिस इज़ वाई स्टेट्स आर हैविंग लिक्विडिटी क्रंच, उनके पास पैसे नहीं आ रहे हैं। दूसरा जो जीएसटी है ये भी अभी स्टेबलाइज नहीं हुआ है, तो जो इंटीग्रेटेड जीएसटी में एक है सेंटर का, स्टेट का और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी का अभी डिवोल्यूशन नहीं आ रहा है स्टेट के पास। दैट इज़ अगेन क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम और जो स्टेट्स हैं वो लिक्विडिटी क्रंच में हो रहे हैं। देन इनकम टैक्स में अगर अपन छूट देते हैं या फिर कुछ चेंजेस करते हैं, देन वी शुड नो दैट इंडिया में अराउंड 2% सिटीजन ही इससे बेनिफिट करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन्स वुड नॉट बी बेनिफिटेड बिकॉज इंडिया वैसे भी एक इनकम टैक्स कॉम्प्लायंस कंट्री नहीं है, हमारा कम है इनकम टैक्स पेइंग पर्सन का परसेंटेज। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बात किया है, वो बात किया है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होता है जो फॉर्मली किसी पॉलिसी में या फिर सिस्टम में ऐसे नहीं है, जैसे आईटी है, information technology, they are paying tax, they are regulated. Unorganized are not regulated, they are not in this proper domain. So we need to address this unorganized sector. Then in the fiscal deficit is allowed to rise further, extra resources can be used to boost income in the unorganized sector through greater public investment. In the 150th year of Gandhiji, the talisman last person's first is the need of the hour. So this is the crux of this आर्टिकल कि हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर और जो बॉटम में पर्सन है वी नीड टू थिंक अबाउट हिम, और इन अ वे इन्होंने ये भी कहा है कि फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा दो। देन लेटर्स टू द एडिटर, इसमें आर्मी चीफ के रिमार्क्स पे इन्होंने कमेंट दिए हैं। आर्मी चीफ को रेस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम अपॉलिटिकल भी होना चाहिए। देन इधर इन्होंने ये सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये हमारे यहाँ इंडिया में हमारा प्रोविज़न है कि ये तीनों चीज़ें अलग होनी चाहिए। लेजिस्लेशन का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस कानून का पालन कराना, और जुडिशरी का काम होता है कि चेक करना कि वो कानून कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस, फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के विदिन है या नहीं है। बट एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट चीफ के जो रिमार्क हैं अगर वो हम न्यूट्रल कॉन्टेक्स्ट में देखें, यहाँ पे लिखा है कि वो मतलब ट्रू हैं। ही हैज़ टॉक्ड अबाउट द leadership qualities. Then this is editorial page. Let us move to the next one. A divided states capital conundrum. जो हमारा स्टेट है आंध्र प्रदेश, इसको हमेशा से ही कैपिटल का प्रॉब्लम रहा है। आंध्र प्रदेश पहले तमिलनाडु का पार्ट था। तमिलनाडु में लिंग्विस्टिक मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया बिकॉज तमिलनाडु की लैंग्वेज है तमिल, आंध्र में बोलते हैं तेलुगु, तो तेलुगु स्पीकिंग के लिए इन्होंने एक सेपरेट स्टेट का डिमांड किया। एक पोटी श्रीमामुलु यहाँ के एक एक्टिविस्ट थे जो अनफॉर्चुनेटली प्रोटेस्ट करते वक्त इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था एंड ही पास्ड अवे। इससे ये मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग भी हुआ और इसको फर्दर इम्पेटस भी मिला, और 1953 में इसका फॉर्मेशन हुआ आंध्र प्रदेश स्टेट का। आंध्र प्रदेश स्टेट जब 53 में बना तो इसकी कैपिटल थी कुर्नूल। 56 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो इसकी कैपिटल बनी हैदराबाद। 2014 में जब तेलंगाना सेपरेट हो गया आंध्र प्रदेश से तो इसकी कैपिटल 10 साल के लिए हैदराबाद रहने के प्रोविजंस थे। मीनवाइल जो तब की गवर्नमेंट थी उसने कहा कि हम अमरावती में एक नया ग्रीन प्रोजेक्ट बनाएंगे और बहुत ग्रैंड कैपिटल बनाएंगे। सिंगापुर से भी इन्होंने एग्रीमेंट्स किए। अब वो जो गवर्नमेंट थी उसका चेंज हो गई, न्यू गवर्नमेंट आ गई। न्यू गवर्नमेंट बोलती है हम अमरावती में एक कैपिटल बनाने के बजाय वाई दे आर थिंकिंग ऑन दिस थिंग कि वाई डोंट वी मेक 3 कैपिटल्स, जैसे साउथ अफ्रीका में है कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम, हम 3 कैपिटल बना देते हैं। अच्छा, अमरावती में कैपिटल बनाने में प्रॉब्लम भी हुआ था क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, यहाँ पे फार्मर्स ने बहुत प्रोटेस्ट भी किया था, तो लैंड एक्विजिशन वॉज अ बिग टास्क। अब ये देखो आंध्र का मैप, ये है विशाखापट्टनम, इसको बोलते हैं कि हम इसे एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाते हैं। एक है अमरावती, इसे लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाते हैं, और एक है आंध्र में कुर्नूल, इसको बनाते हैं हाई कोर्ट। ये कोई नया प्रोविज़न नहीं है, जैसे एमपी में भी जबलपुर में हाई कोर्ट है, भोपाल इज़ द कैपिटल, राजस्थान में जोधपुर में हाई कोर्ट है। बट द पॉइंट इज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ मनी इन अमरावती, सो मच ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, और इतने सारे लैंड एक्विजिशन भी किए आपने, सबको परेशान करने के बाद इतना प्रॉब्लम्स हुए, देन वेदर वुड इट बी वाइज टू
fall back and move in a different direction. Anyway, this is an ongoing thing. We should not pass the final judgment. Let us see how the things go forward. Then this is about कंपलसरी रिन्यूअल ऑफ OCI कार्ड, ओवरसीज़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं होती है, तो जो ओवरसीज़ इंडियंस हैं जिन्होंने कहीं और की सिटीजनशिप ले रखी है बट उनके रूट्स आर कनेक्टेड विद इंडिया, हम उनको देते हैं OCI कार्ड. ये जो OCI कार्ड है इसको अब रिन्यूअल, कंपलसरी रिन्यूअल नहीं कराना पड़ेगा. ये जो इंडियन ओरिजिन के पीपल होते हैं उनको OCI मिलता है. ये डुअल सिटीजनशिप बिल्कुल नहीं है, ये इंडियन डायस्पोरा को मिलता है. डायस्पोरा से आपको पता होना चाहिए प्रवासी भारतीय दिवस, जब गांधी जी इंडिया में आए थे तो उस दिन को हम टू ऑनर हिम प्रवासी भारतीय दिवस के नाम पर सेलिब्रेट करते हैं. ये जो OCI है ना, ये वोट नहीं कर सकते हैं, ये किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिस को नहीं रख सकते हैं, इनको प्रॉपर्टी में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है. इनको रिलैक्सेशन बस ये है कि आप अपना OCI कार्ड और अपने जिस भी कंट्री का आपने सिटीजनशिप लिया है उसका पासपोर्ट लेके आओ एंड यू आर फ्री टू कम टू इंडिया. मूव कर सकते हो, एक्स्ट्रा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिया में भी. और ये जो नया करतारपुर कॉरिडोर है पाकिस्तान में, जो सिख पिलग्रिमेज है, यहाँ पे भी आप, श्राइन है, यहाँ पे भी आप इन दोनों के यूजेज से विजिट कर सकते हैं. इंडिया इज़ वन कंट्री जो अपने ओवरसीज सिटीजन्स को काफ़ी अच्छे से उनको देखता है. देन ये एक सिटीजनशिप होती है. सिटीजनशिप, लेट्स टॉक अबाउट सिटीजनशिप एज वेल. सिटीजनशिप मतलब एक रिलेशन होता है बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट. एक ऑर्डिनरी पर्सन और उसकी कंट्री का जो रिलेशन होता है वो डिफाइन होता है सिटीजनशिप में. सिटीजन्स होते हैं और एलियंस होते हैं. तो सिटीजनशिप इज़ एन एक्सक्लूजन, अ मीन ऑफ एक्सक्लूजन. एक्सक्लूसिव मतलब कुछ ही लोगों को मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी. सो दिस का जो ओरिजिन है, इट इज़ ओरिजिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्लूजन. देन इसके इनिशियली जू सॉली बाय बर्थ एंड जू सैंग्वाइन बाय ब्लड, ऐसे करके इसके दो कॉन्सेप्ट्स आए थे. कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप की बात किया गया है. ये 26 नवंबर 1949 को इम्प्लीकेट हो गया था. आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि कौन कौन इंडिया के सिटीजन हैं. आर्टिकल 6 क्या बोलता है, जब पार्टीशन हुआ पाकिस्तान से जो इंडिया आए उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी एट दैट टाइम. देन आर्टिकल 7 बोलता है जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से इंडिया आए उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी. आर्टिकल 8 बोलता है जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हाउ दे कैन बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 9 बोलता है सिटीजनशिप ले भी सकते हैं, रिवोक भी हो सकती है. तो रिवोक का जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 9 में बताता है. आर्टिकल 10 कॉन्टिन्यूएशन बताता है और आर्टिकल 11 बताता है कि जो पार्लियामेंट है हमारी, ये लॉज बना सकती है रिलेटेड टू सिटीजनशिप. इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था और जिसका अभी अमेंडमेंट आया है. सिटीजनशिप लेने के 5 तरीके होते हैं. पहला तरीका है बर्थ, दूसरा है रजिस्ट्रेशन, तीसरा है आपका डिसेंट, मतलब आपके फैमिली में डिसेंट है, मम्मी पापा इधर से डिसेंट से आ रहे हो आप. फोर्थ इज़ नेशनलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन. फोर्थ इज़ नेचुरलाइजेशन. ये एक मुद्दा है जिस पे अभी कुछ लोगों को, फॉरेनर्स को रिलैक्सेशन दिया है. जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो है 11 साल का जो होता है, इसमें इनको रिलैक्सेशन मिला है नेचुरलाइजेशन में. ओनली इन दिस वे, बाकी सब में कोई रिलैक्सेशन नहीं है. एंड द फिफ्थ इज टेरिटोरी acquisition. So this is how a person can become a citizen of India. Now this is about statehood. See, जम्मू एंड कश्मीर, राजा हरि सिंह थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ और जम्मू एंड कश्मीर बन गया इंडियन स्टेट. वहाँ की प्रेजेंट कंडीशंस को देखते हुए आर्टिकल 370 को एक टेम्पररी प्रोविज़न जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया. 70+ ईयर्स आ गए थे. इस आर्टिकल से डिविजिव सेंटिमेंट्स को प्रमोशन हो रहा था और कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा था. सो दैट इज़ वाई आफ्टर 70 ईयर्स ये जो टेम्पररी प्रोविज़न है आर्टिकल 370, इसको रिसेंटली हमने हटा दिया है. अब जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बनी, दूसरी यूटी बनी लद्दाख. जम्मू एंड कश्मीर को टेम्पररी बेसिस पे यूटी बनाया है. ये अभी बहुत जल्द वापस पहले जैसा एक स्टेटहुड मिलने वाला है. Personal and queries regarding link to establishing citizenship act. So this is about page number 12. Then this is page number 13. This is page number 14. कज़ाकिस्तान में बहुत अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है, एक प्लेन क्रैश हुआ है, more than 100 people on board are no more. Then
दिस इज़ अबाउट इज़राइल्स नेतन्याहू। ये लास्ट 20 ईयर्स से इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी इनको अपनी ही पार्टी में चैलेंज था तो इन्होंने प्राइमरी जीत लिया है। अब नेक्स्ट ईयर ये इलेक्शन होगा वापस प्राइम मिनिस्टरशिप का। देन ISIS ईरानियन। दिस इज़ अबाउट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है एडेप्टेशन। क्लाइमेट चेंज ना एक ऐसा फिनोमिनन नहीं है जो अभी हो रहा है या अचानक होने लग गया है। क्लाइमेट चेंज हमेशा से होता हुआ है। अर्थ का जो सरफेस था यूज टू बी डिफरेंट, अर्थ इज 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, देन इट चेंज्ड। द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये चेंज बहुत रैपिडली हो गया है। सो दैट इज़ वाई हमें अडेप्टेशन की ज़रूरत है। जैसा क्लाइमेट चेंज हो रहा है वी नीड टू अडेप्ट अकॉर्डिंगली। एंड द सेकेंड इज मिटिगेशन। क्लाइमेट चेंज लाइक ग्लेशियर्स, मानसून्स फ्रिक्वेंट नहीं है, ड्रॉट्स हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, वी नीड टू स्टॉप वेस्टिंग। देन ये एक यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है 1992 में। ये सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ और इसको मॉनिटर भी करती है। So this was about page number 14. Page number 15, gross NPA may rise to 9.9% by next September. NPA क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। लोन डिफॉल्ट हो जाता है, 90 डेज तक आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया है तो वो डिफॉल्ट होने लग जाता है। विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस NPA एंड विल टॉक अबाउट दिस एंटायर मेनेस। NPA ऑल्दो अभी इस क्वार्टर में कम हो रहे हैं, बट यहाँ पे जो रिपोर्ट है इन्होंने ये लिखा है, द नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो हैज़ रिमेन स्टेबल दिस ईयर। RBI's प्रोजेक्शन स्टेम फ्रॉम अ चेंज इन मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो, इंक्रीज इन स्लिपेज एंड डिक्लाइनिंग क्रेडिट ग्रोथ। मैक्रो मतलब बड़े स्केल में हो रहा है, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल स्केल में हो रहा है। सो दिस इज वन प्रॉब्लम। देन NBFC रिलेटेड एक इशूज़ हैं, एसेट इन्वेस्टमेंट लोन इंफ्रास्ट्रक्चर। दीज आर टाइप ऑफ NBFCs। इधर इनको प्रॉब्लम हो रही है लिक्विडिटी की। NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो एक मेन रेगुलर बैंक्स हैं, इनके अलावा जो फाइनेंशियल नीड्स को केटर करने के लिए शेडो बैंकिंग टाइप ये होते हैं, नॉन बैंकिंग लाइसेंस। इनको लाइसेंस नहीं होता है, नॉन बैंकिंग लाइसेंस होता है। दे आर आउटसाइड रेगुलेशन। ये डिमांड ड्राफ्ट इशू नहीं कर सकते, ये चेक नहीं दे सकते। और जो 1 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर होता है DICGC का, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इससे ये 1 लाख का इंश्योर्ड भी नहीं होता है। जैसे चोलामंडलम हुआ, श्रीराम फाइनेंस कंपनी हुआ, दीज आर ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। देन दिस इज़ अबाउट फ्रेट कॉरिडोर। फ्रेट मतलब माल। दो टाइप की ट्रेन्स होती हैं, एक तो पैसेंजर ट्रेन होती है और दूसरी होती है मालगाड़ी। अब ये जो मालगाड़ी है, मालगाड़ी को हमेशा यूजुअली देखते हैं सेकेंड ऑर्डर ट्रीटमेंट मिलता है, पहले पैसेंजर ट्रेन को पास करेंगे। तो इससे जो फ्रेट है मतलब माल की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इम्पैक्ट करता है। तो दो अभी एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात हुई थी, 2006 में इसका लॉन्च हुआ था और 2016 तक इसे कंप्लीट करना था, बट दिस इज़ रनिंग बिहाइंड द शेड्यूल। एक है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ये लुधियाना से डांकुनी बंगाल तक है, 1800 किलोमीटर का है। वर्ल्ड बैंक ने इसे पैसा दिया है। दूसरा है वेस्टर्न कॉरिडोर। वेस्टर्न कॉरिडोर दादरी से लेके मुंबई तक है, नावा शेवा पोर्ट। ये 1483 किलोमीटर है और ये जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने इसे फाइनेंस किया है। हमारा जो पर्पस था वो था डीकंजेशन करना। 2006 में इसको इनिशिएट हुआ था, एक्सक्लूसिव फॉर गुड्स, और इसमें ये प्रपोजल है कि 100 किलोमीटर पर आवर से इसमें ट्रेन चल सकती है। सो इसके अभी ट्रायल स्टार्ट हो गए और वेरी सुन वी वुड बी एबल टू सी दीज ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इन एक्शन। देन दिस इज अबाउट शोकेस, दिस इज शोकेस, this is sports, brand Lara, then this is sports, this is sports, this is sports. So thank you so much for watching today's video. Take care.